तो हमारे सर के ऊपर एक आंकड़ा नाच रहा है आपकी स्क्रीन पे। और ये हमने उस जगह जहां लगाया हुआ है अपने ऊपर, ये इसलिए लगाया है ताकि आप समझ पाएं कि आपके सर के ऊपर दरअसल क्या नाच रहा है। नए केस 26 जून 2020, 26/6/2020 के नए मामले 18,256 नए कोरोना केस एक दिन में। लगातार दूसरा दिन जब एक बार फिर से 18,000 के ऊपर मामले चले गए हैं। हम चाहते हैं कि कोरोना का डंक एक हल्का फुल्का, थोड़ा सा आसान, थोड़ा सा ह्यूमर वाला शो बनाएं जिसमें आप हंसते खेलते जो है आंकड़े समझ लें। पर इन आंकड़ों को आप जितना भी हंस के समझना चाहें, आंकड़े इस बात के लिए नहीं तैयार है कि वो आपको हंसने दें। मेरे साथ सौम्या है, सौम्या का मैं स्वागत करता हूं। हमारी टीम की साथी, हमारी डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट। और डेटा साइंटिस्ट सौम्या ज़्यादा अच्छा लगता है सुनने में ना। हाँ, लेकिन मैं वो ऐसा है नहीं। तो वो बोले बोले नहीं तो हम बेहतर ही है। तो कोरोना का डंगड़ित में आपका स्वागत है और हम लेकर आए हैं आंकड़े नए। और हमने ये तय किया है कि रोज सुबह 9 से 9:15 के बीच में जब भी हम थोड़ा सा लाइव कर पाएंगे, हो सकता है कुछ दिन बाद हम बिल्कुल टीवी की तरह एग्जैक्ट 9 बजे ब्रॉडकास्ट करने लगें। पर अभी बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि हमारे पीछे कान में कोई पीसीआर से बता नहीं रहा होता है कि ऐसा होना है वैसा होना है। तो ये 3-4 लोगों की टीम की मेहनत है, जिनमें से ज़्यादातर अवैतनिक हैं। तो तो इसको जो है, ये कार्यक्रम जो है, ये मीडिया विजिल का काम बाकी सब पे भारी है क्योंकि ये ज़्यादातर जनहित में जारी है। तो सौम्या, हम्म। जी। 18,256 पिछले दिन से जो है वो कितना ज़्यादा है? मेरे ख्याल से तकरीबन 100 मामले ज़्यादा है। जी मैं कल से शायद 100 मामले ज्यादा है। मैं भी 100% श्योर नहीं हूँ इसके जी, लिए। हाँ। नहीं, लगभग 50 तकरीबन मामले ज्यादा है। 50 मामले ज़्यादा हैं। हम्म। यानी कि कल जो थे मामले हम्म। वो, हाँ जी, कल 252 मामले थे मेरे ख्याल से। 100 जी। 152 कुछ ऐसे कितने थे? 18,205 थे। 205 आज मामले थे। 200। तो एक बार चल के हम देख लेते हैं कि हुआ क्या है, मामला क्या है। आपकी स्क्रीन पे covid19.org है और हम देखते हैं हिंदुस्तान के कल के कोरोना के नए मामले और बाकी आंकड़े। तो पहली चीज़ तो ये आपकी स्क्रीन पे नीचे लिख के आ रहा होगा कि हम लोग एक नया, और ऐसे लगने लगा है जैसे हम लोग कोई गर्व महसूस करने लगे हैं इस चीज़ में कि हम लोग 5 लाख कोरोना केसेस का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और जैसे कि मिर्ज़ा गालिब का शेर है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। और पता नहीं क्या सोच के उन्होंने ये शेर कहा था कि एक ब्राह्मण ने कहा है ये साल अच्छा है। तो ये साल कितना अच्छा है, क्योंकि ये साल तो रद्द हो गया है कैलेंडर से। तो दिल को बहलाने का एक ख्याल है जो इन केसेस के आगे है, 5 लाख केस के आगे, जिसमें एक्टिव 1,97,785 दिखा रहा है केवल, और रिकवर्ड दिखा रहा है 2,95,917। ये जो 2,95,917 है, ये वो ख्याल है जिससे ना केवल सरकार आपका दिल बहलाने की कोशिश कर रही है, मज़ेदार बात यह है कि आप भी इससे अपना दिल बहला रहे हैं। तो ये वो आंकड़ा है जिससे दिल बहलाया जा सकता है। पर जन्नत की हकीकत क्या है? वो है डिसीज की संख्या। अचानक से इस तेज़ी से मृतकों की संख्या बढ़ी है। 15,689 लोगों की मृत्यु हो चुकी है देश में अब। और इस आंकड़े पे हम कल आपके लिए स्पेशल लेकर आएंगे। हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के आंकड़ों में, बात करेंगे, और मृतकों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है हम उस पर भी बात करेंगे। सौम्या, आप इस चीज को नोटिस कर रही हैं कि मृतकों की संख्या जिस तेजी से बढ़ी है जी और मैं इसका डबलिंग रेट बहुत ज्यादा है। तो जी मैं इन आंकड़ों को हमने देखा, एक बार थोड़ा सा नीचे चलते हैं और देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हमको एक क्लस्टर दिख रहे हैं, ये जो नीले रंग के मैप में, भारत के मैप में दिखाई दे रहे हैं। और इसके नीचे हम जब आते हैं तो अब हम देखें कि सबसे ज्यादा केस कहाँ बढ़े, सबसे ज्यादा मामले आए महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में अब तक के अधिकतम मामले थे ये, 5,024 नए मामले महाराष्ट्र में आए। उसके बाद नंबर 2 पे दिल्ली में मामले थे। और एक बार हम अगर देखें पूरे देश का हाल, ऑल स्टेट्स का, तो हमको मिलेगा कि 18,256, यानी कि मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इस रात की कोई सुबह होती नहीं दिखाई दे रही है। इंटरेस्टिंगली, ये बड़ा दिलचस्प ग्राफ है, दुनिया में कोई भी इसको देखेगा तो हैरान हो जाएगा कि हमने जो सांख्यिकी विज्ञान है, स्टैटिस्टिकल साइंस है,
उसके सारे नियम तोड़ते हुए हमारे कंफर्म केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं और हमारे एक्टिव केसेस भी बढ़ते जा रहे हैं, और पता नहीं किस रेशियो में अजीबोगरीब तरीके से बढ़ते जा रहे हैं। और एक्टिव केसेस हमारे कम होते जा रहे हैं और रिकवर्ड केसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको सौम्या बेहतर समझा सकती है। और अब हम लौटते हैं वापस सौम्या के पास। सौम्या, आज जी क्या मैंक। कहना चाह रही हैं, क्या बात करना चाहती हैं आप? तो मैं कल फ्राइडे को गोवा के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने एक्सेप्ट किया कि गोवा हैज एंटर्ड कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज। तो हमको गोवा के बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा ये होता कब है ना कि एक्सेप्ट किया उन्होंने, कब ये कहा, जी क्या कल, बोला उन्होंने? ये कल की बात है। तो उन्होंने कल कुछ बोला है इसके बारे में, कोई खास स्पेसिफिकली कुछ बोला है उन्होंने इस बारे में? हाँ, तो उनने ये कहा कि गोवा फाइनली कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में आ गया है, क्योंकि गोवा में जो मामले रिपोर्ट हुए हैं, वो जून में जो रिपोर्ट हुए हैं मामले, वो 90% मामलों को दिखाते हैं। सो 90% मामले गोवा के एट दिस पॉइंट सिर्फ जून में आए हैं। जून 1 से पहले शायद गोवा में 100 से भी कम मामले थे, जहां तक मुझे याद है एक बार 71 हम मामले थे। गोवा का भी ग्राफ देख लेते हैं। हाँ जी, देख तो लीजिए। ये आपकी स्क्रीन पे गोवा ग्राफ है जी, आप समय बता रही थी जो। हाँ, तो मैं कह रही थी कि जून 1 से पहले 31 मई तक या जून 1 तक गोवा में सिर्फ 71 मामले थे, 100 से कम मामले थे। वो पिछले अब इस पूरे महीने में, मतलब अभी 26 जून तक 90% केसेस गोवा के अभी रिपोर्ट हुए हैं। पिछले आई थिंक 20 जून से लेकर अभी तक नए 500 इंडिविजुअल्स ऐड हुए हैं। तो आपकी डबलिंग रेट भी सडनली बहुत स्पाइक अप हुई है। एंड उसका शायद कॉग्निजेंस लेते हुए, उसके बारे में बोलते हुए प्रमोद सावंत जी ने कहा है कि गोवा कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज पे पहुंच गया है। बहुत सारे तालुकास, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे कंटेनमेंट जोन्स अपीयर होने लगे हैं, और उनको पता नहीं है कि ये कैसे स्प्रेड हुआ है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक बार हम टूरिस्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि गोवा एक वो जगह है जहाँ पे जिसके बारे में हम टूरिज्म के बारे में बात ना जी करें जी तो हम अच्छा नहीं लगेगा किसी को भी। जी जी। तो हम टूरिस्ट, आप चाहें तो हम दिखा सकते हैं स्क्रीन पे आप। जी। तो गोवा में ये टूरिस्ट का नंबर है जनवरी फरवरी मार्च, सौम्या आप जो बताना चाह रही हैं। हाँ, तो मैं ये वाला जो डेटा है दर्शकों के लिए 2018 का डेटा है। तो कितने लोग आए डोमेस्टिक फॉरेन वर्सेस, तो आप देखेंगे कि फरवरी मार्च में, जनवरी फरवरी मार्च में यूजुअली 5 लाख 4 लाख लोग आते हैं टोटल। आपके फॉरेन टूरिस्ट लगभग 1 लाख के ऊपर रहते हैं। आपके डोमेस्टिक टूरिस्ट 2.5 लाख से 3.5 लाख के बीच में रहते हैं यूजुअली। तो अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि मार्च में, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी शायद मई एंड तक गोवा में सिर्फ 20,000 टेस्ट हुए थे। जी। मई 1 जून से लेकर अब तक अनदर 40,000, 42,000 टेस्ट हुए, लेकिन 31 मई तक सिर्फ 20,000 टेस्ट हुए थे। ऐसा स्टेट जहाँ पे टूरिस्ट इतनी संख्या में आते हैं, और आई एम श्योर कि आपके मार्च में भी बहुत टूरिस्ट रहे होंगे, वहां पे इतनी कम टेस्टिंग क्या। मैं नियमित जो है एक गोवा का यात्री रहा हूँ, और मुझे वो जगह पसंद है नो डाउट, इसलिए मैं वहाँ पे जाता रहा हूँ। तो मैं आपको बताऊँ कि दिसंबर का अंत जो होता है, जब नया साल आ रहा होता है, और वहाँ से लेकर के और मार्च का अंत यानी कि होली के बाद तक, ये वहाँ का आइडियल सीज़न है छुट्टी मनाने का। न केवल विदेशी आते हैं, बहुत सारे हिंदुस्तान के तमाम इलाकों से भी तमाम लोग पहुँचते हैं। बल्कि हमारे एक बहुत प्रिय मित्र हैं मुंबई में, मिथुन, वो भी जो है वो होली पर जो है वो गोवा में ही थे, अपनी एनिवर्सरी की शादी की मनाने के लिए होली के आसपास। तो अ, उस समय लगातार वहाँ काफ़ी सारी भीड़ रहती है पर्यटकों की। तो उसी बात पे, मतलब अगर हम ध्यान दें तो जब आपके फॉरेन टूरिस्ट इतने थे, या अगर मैं ये भी मान लूं कि लेट से इस साल इसका 1/4 भी था वो फॉरेन टूरिस्ट का संख्या, तो क्या उनकी टेस्टिंग हुई, क्या उन वो जिससे कांटेक्ट में आए थे उन लोगों की टेस्टिंग पे ध्यान दिया गया? अब हाँ ठीक है, केसेस आपको नहीं मिले, उन केसेस पे ध्यान नहीं दिया गया, ये बात तो शायद आपको प्रशासन या फिर वहां की राज्य सरकार ही बता सकती है। पर ये बहुत हैरानी की बात है कि 31 मई तक उस स्टेट में जहाँ पे इतना हाई टूरिज्म रहता है, डोमेस्टिक और फॉरेन, सिर्फ 20,000 टेस्ट हुए थे। और गोवा के खुद चीफ मिनिस्टर ने अब एक्सेप्ट कर लिया कि वो लोग कम्युनिटी मैं एक बार ट्रांसमिशन बताना स्टेज। चाहता हूँ कि गोवा के मुख्यमंत्री ने दरअसल कहा क्या है, इनका मैं बताना चाहता हूँ दर्शकों को। अच्छा जी। गोवा के मुख्यमंत्री ने साहब जो बोला है, वो आपको सुनना चाहिए, और सिर्फ इसलिए नहीं सुनना चाहिए। इसमें कई लोग कह देंगे ये बड़ा आसान है कि देखिए कितनी साफ गोई से उन्होंने स्वीकार लिया, सरकार से गुहार लगाई है।
लेकिन एक मित्र हैं हमारी ट्विटर पे, उन्होंने बिल्कुल शुरुआत में 10 दिन में, शुरुआती 10 दिन 12 दिन में उन्होंने ये ट्वीट किया था, श्रुति चतुर्वेदी ने, कि गोवा में टेस्ट नहीं हो रहे हैं। और गोवा ने अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर दिया था बिल्कुल शुरुआत में। अप्रैल में गोवा अपने आप को कोरोना मुक्त घोषित कर चुका था। आप समझ रहे हैं, जैसे खुले में शौच से भारत मुक्त हो गया है, वैसे ही जो है कोरोना से भी मुक्त हो गया था। और ये बहुत अच्छी बात है। पिछले 6 साल की सबसे सुंदर बात यह है कि किसी भी परेशानी से मुक्त होने में हमको समय नहीं लगता है और बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो बहुत एफर्टलेस ये 5-6 साल गए हैं। ना सरकार ने कोई एफर्ट किया, ना पब्लिक को फर्क पड़ता है कि कोई एफर्ट किया जाना चाहिए। तो ये इससे अच्छी स्थिति कोई नहीं हो सकती है, जब जो छात्र है, जो बच्चा है, उसको ही पढ़ाई की चिंता ना हो और माँ बाप को भी चिंता ना हो और टीचर को भी चिंता ना हो। इससे अच्छी स्थिति क्या है, आदर्श स्थिति है दरअसल। तो गोवा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि और ये शुक्रवार को यानी कि बीते दिन में कहा है, और इसलिए हम ये बात कर रहे हैं इस बारे में, गोवा हैज़ एंटर्ड द स्टेज ऑफ कम्युनिटी ट्रांसमिशन विद केसेस स्प्रिंगिंग अप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द स्टेट विद विद नो अपेरेंट लिंक टू द फर्स्ट फ्यू लोकल केसेस इन द स्टेट। इसका मतलब हिंदी में ये है, वो कह रहे हैं कि गोवा जो है वो सामुदायिक संक्रमण, कम्युनिटी ट्रांसमिशन की स्टेज में एंटर कर गया है, प्रवेश कर गया है। और ये क्यों कर गया है? क्योंकि राज्य के अलग अलग इलाकों में कोरोना के ऐसे केस आ रहे हैं जिनका शुरुआती मामलों से किसी तरह का सीधा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। वो कहते हैं कि मोर देन 90% ऑफ गोवास केसेस वर रजिस्टर्ड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जून। गोवा के कुल कोरोना मामलों के 90% केस जून में आए हैं। जून से पहले 100 से भी कम मामले थे। अब इसका तथ्य ये है, जो मुख्यमंत्री जी नहीं बोलेंगे, कि जून 1 तक 20,000 से भी कम टेस्ट किए थे मुख्यमंत्री महोदय आपने, 20,000 से भी कम, प्रमोद सावंत साहब। और आपके यहाँ मार्च तक उड़ उड़ के विदेशी टूरिस्ट आ रहे थे, जिनमें से कुछ वहीं फंस गए थे, और आपने 20,000 से भी कम टेस्ट किए। तो ये जो चालाकी है, वो कह रहे हैं कि पता ही नहीं है कहाँ से जो है वो कोरोना के केस बढ़ गए, जबकि सच ये है कि आपने टेस्ट ही नहीं किए। तो आपको पता कैसे चलेगा? आपको पता कैसे चलेगा? ये वो वाले अध्यापक हैं जो क्लास में आके सो जाते हैं, कोई क्लास टेस्ट नहीं लेते और फिर एग्जाम के बाद कहते हैं पता नहीं कैसे बच्चे पढ़ ही नहीं रहे थे, मैंने तो पूरी मेहनत अपनी की थी। तो फिलहाल अब स्थिति यह है कि 20 जून के बाद से 500 लोग, मेरे ख्याल से 500 के आसपास नए कोरोना केस आ चुके हैं। जून 13 को राज्य ने 500 का मार्क क्रॉस किया था। तो सौम्या, गोवा के बारे में और कुछ आप बताना चाहेंगी, कहना चाह रही हैं? नहीं मैं एक्चुअली एक स्पेसिफिक स्टेट के बारे में बात करना चाहती हूँ, क्योंकि उस स्टेट के बारे में बात करके हमको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात पता चलेगी। और ये हम लोग लगातार शायद कहते भी आए हैं कि ये जो रिकवरी रेट है, जिसके बारे में हम सिर्फ रेट के बारे में बात करते हैं, मैं एक्चुअली एक डेटा पॉइंट के साथ उसके बारे में कुछ कहना चाहूँगी। पर हम बात करना चाहते हैं उत्तराखंड के बारे में। जी। तो मैं उत्तराखंड के बारे में स्पेसिफिकली पहले तो इसलिए बात करना चाहूंगी क्योंकि उसके बारे में बात नहीं हो रही है। एक तो उसके बारे में बात नहीं हो रही है, और बहुत ही शुभ अवसर है उसके बारे में बात करने शुभ का। अवसर मतलब मैं समझा नहीं। तो मयंक, आपने अभी पिछले 2-3 दिनों में देखा होगा, हमारे देश ने कोरोना की दवाई बना ली है। कुछ लोगों ने दावा किया है। जी जी तो जी, दावा नहीं, बाबा किया है। बाबा किया है। और वो जिस कंपनी ने दावा किया है वो है हरिद्वार बेस्ड, जी, हमारी प्रिय पतंजलि कंपनी। आपका हरिद्वार आता है आपके उत्तराखंड में, तो इसके बारे में, उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड की सरकार के बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि इसी सरकार की अथॉरिटी होती है अप्रूवल्स की। अब वो सरकार बैक ट्रैक कर रही है बोलते हुए कि हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी, वो इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई थी। पर मुझे लगता है कि इतना उनका जो अचीवमेंट है, उन्होंने इतनी अच्छी दवाई को जो अप्रूव किया है, उसके बारे में बात करना क्यों जरूरी है। तो सबसे पहले एक जनरल जिस्ट दे देती हूँ। तो जून 3 तक, 3 जून तक उत्तराखंड में सिर्फ 1000 मामले थे जी। और आज की तारीख में उत्तराखंड में 2725 मामले हैं जी। तो ऑलमोस्ट 63% मामले इन पिछले 23 दिनों में ऐड हुए हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि उत्तराखंड की रिकवरी रेट 67% है। अब ये क्यों इंटरेस्टिंग है मैं आपको बताती हूँ।
तो आप कोविड-19 की वेबसाइट पे हम उत्तराखंड का वो भी देख सकते हैं, ये बोलते हुए, ताकि शायद दर्शक रिलेट ये कर हमारी पाए। स्क्रीन पे वैसे भी वो ग्राफ चल रहा है जो आप बता रही हैं इस अच्छा बारे में। ठीक है। जी जी तो हाँ ओके, इंटरेस्टिंग ये है कि 14 जून को उत्तराखंड में टोटल एक्टिव केसेस 1816 थे। जी 15 जून को उत्तराखंड में टोटल एक्टिव केसेस करीब 1836 थे। जी ठीक है। अब आज की तारीख में आज के हिसाब से उत्तराखंड में रिकवर्ड केसेस 1822 है। सॉरी, मैंने 1816 1836 ही कहा ना, 14 और 15 को, या मैंने कुछ आप गलत उसको फिर बोल से दिया? बोल सकती हैं, उसमें कोई हाँ दिक्कत नहीं ओके। है, लोग सुन तो सकते हैं फिर 14 से। जून को उत्तराखंड में एक्टिव केसेस 1816 थे, 15 जून को 1836 थे। आज की तारीख में रिकवर्ड केसेस उत्तराखंड में 1822 हैं। अब ये क्यों इंटरेस्टिंग है? इसका मतलब जो आपके केसेस 15 जून को आए थे, मतलब अगर 1822 आज हुए हैं, तो लगभग कुछ 10 केसेस ऐसे थे जो 15 जून को आए थे और आज उनको रिकवर्ड घोषित कर दिया गया है। ये बहुत ही वियर्ड बात है, क्योंकि ये पैटर्न की तरह से हो रहा है कि हर 10 दिन में लोग रिकवर हो रहे हैं। उनकी टेस्टिंग का कोई अंदाजा नहीं है, हमको ये नहीं पता कि 10 दिन में रिकवरी, क्योंकि ये अभी तक एक्सपर्ट्स के बीच में कोई कंसेंसस जी नहीं है कि 10 दिन में लोग रिकवर हो जी जाते हैं। तो ये कहना कि 14 जून को 1816 आपके एक्टिव पेशेंट्स थे और 15 को 1836, और आज आपके रिकवर्ड पेशेंट्स 1822 है, जी मतलब आप एकदम लगातार 10 दिन के हिसाब से आपके ठीक होते जा रहे हैं। और ये सिर्फ उत्तराखंड में ट्रू नहीं है मैंग, ये वाली चीज हम लोग देखेंगे तो ये वाली चीज यूपी में, गुजरात में, बहुत सारे स्टेट्स में ट्रू है। जी तो ये जो हम बार बार कहते हैं रिकवरी का क्या अकाउंटेबिलिटी है, जी क्या ये रिकवर हुए हैं? कैसे कह सकती है सरकार रिकवर हुए हैं? क्योंकि टेस्टिंग नहीं कर रहे हैं वो डिस्चार्ज जी होने वाले पेशेंट्स की। जी आपके पास क्या श्योरिटी है ये कम्युनिटी में स्प्रेड नहीं करेंगे, ये आपके एसिम्प्टोमेटिक कैरियर्स नहीं रहेंगे? जी ये सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा एट द एंड ऑफ द डे, जब ये पीक होने लगेंगी चीजें? तो ये मेरे को बहुत स्कैरी लग रहा था। मुझे नहीं पता आपकी इसके बारे में क्या राय है, बट ये पर्सनली मेरे को भयंकर स्कैरी लग रहा था। मुझे अब कुछ स्कैरी लगता नहीं है, लेकिन खैर हाँ। जी तो हाँ मैं तो ये एक और इसी का मैं कंपैरेटिवली, अगर मैं यूपी के बारे में बस सिर्फ एक इसी डेटा पॉइंट से वो बोलना चाहती हूँ, तो यूपी में अभी 13,583 रिकवर्ड मामले हैं। उसी को मैं अगर देखें तो उस 13 जून को करीब 13,118 एक्टिव मामले थे, 14 जून को जी 13,615 एक्टिव मामले थे। जी तो और आज की तारीख में 13,583 रिकवर्ड मामले हैं। तो इसका मतलब अगेन उत्तराखंड की तरह यूपी में भी वही 10 दिन 11 दिन में आपके लेकिन केसेस ठीक हो जाते हैं। उत्तराखंड में की बात करनी इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उत्तराखंड मैं मेरी दिक्कत ये है कि मैं उत्तराखंड सोचता हूँ और मेरे दिमाग में जो है वो अचानक से कुछ और आ जाता है। मेरे और सौम्या के बीच में ना अचानक से अभी एक तस्वीर आ गई है, और यह है सतपाल महाराज और उनकी पत्नी और उनके यहाँ काम करने वाले 22 से अधिक कर्मचारी। तो उत्तराखंड वो राज्य है जहाँ राज्य सरकार के एक मंत्री जी, जिनकी तस्वीर उनकी पत्नी के साथ आप देख रहे हैं, मंत्री जी धर्मगुरु रहे हैं, फिर विधायक बन गए, सांसद भी रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं। नाम है सतपाल महाराज। सतपाल महाराज केंद्र में मंत्री रहे हैं, पहले कांग्रेस में थे, और 2014 में जब लहर आई तो ये भी बह गए। हालांकि लगता नहीं इनको देख के कि ये बह पाएंगे किसी लहरों पर, बह गए, ये भी बह गए और ये बह के चले गए भाजपा की तरफ। उसके बाद उत्तराखंड में विधायक बन गए और अब राज्य सरकार में मंत्री हैं। इनकी पत्नी जो हैं वो भी धर्मगुरु हैं, आध्यात्मिक गुरु हैं। दिलचस्प बात यह है कि राज्य सरकार या राज्य में किसी को परवाह नहीं थी कि इनके यहाँ 40-50 से ऊपर कर्मचारी जो है काम कर रहे थे इस समय भी, जब सब जगह लॉकडाउन था। और उसके बाद पहले इनकी पत्नी जो है वो कोविड-19 पॉजिटिव पाई जाती हैं। तो उसके बाद जब टेस्ट कराया जाता है इनके 45-50 कर्मचारियों का और इनके परिवार का, तो ये इनकी पत्नी, इनके परिवार के लोग और साथ में करीब 20 के आसपास कर्मचारी कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाते हैं। लेकिन हमारे पास कोई खबर नहीं है उत्तराखंड से इस बारे में आज तक कि इसकी कोई ट्रेसिंग की गई। आप सोच के देखिए सौम्या कि जहां 20 से अधिक लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव एक ही जगह पाए जा रहे हैं, कोई ट्रेसिंग नहीं की जा रही है कि बाद में वो किन लोगों से मिले, कहाँ गए, और उसके बाद उनसे जुड़ा हुआ कोई
ये अपने आप में एक कम्युनिटी ट्रांसमिशन है, सौम्या, है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल। मैं अब ये डिनाई करना किसी भी स्टेट के लिए एकदम इलेजिटिमेट या बहुत गलत बात होगी कि हम कम्युनिटी ट्रांसमिशन स्टेज में नहीं है। नहीं, सतपाल हाँ, महाराज वाले मामले की बात कर रहा हूँ, ये तो बिल्कुल कम्युनिटी ट्रांसमिशन है बिल्कुल, पूरी तरह से भाई। अगर आप एब्सोल्युटली। 50-60 लोगों का टेस्ट हो रहा है और उससे 22-23 लोग निकल रहे हैं, और जो एक ही जगह एक दफ्तर में काम कर रहे हैं जबकि जी, लॉकडाउन और वो काम कर रहे हैं, तो ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मैं लेकिन लेकिन कोरोना जो है वो जमातियों ने फैलाया है। तो ये मतलब ये सारी बातें ध्यान रखते हुए, और ये आप लोग को प्लीज सोचना चाहिए कि ये रिकवरी जो बार बार जिसका बोल बोल के सरकार आपको बार बार बता रही है कि हम लोग इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, हम बाकी देशों से इतने आगे हैं, प्लीज इस बात का ध्यान रखिए कि आपके 10 दिन में एक रिपीटेड पैटर्न की तरह से लोगों को डिस्चार्ज किया जा रहा है, उनकी टेस्टिंग का क्या है, क्या वो असिम्प्टोमेटिक कैरियर्स बनेंगे, क्योंकि कहीं कंसेंसस नहीं है कि 10 दिन में कोरोना ठीक हो जाता है, ये कहीं पे भी नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पे 20 दिन 30 दिन, ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने ट्विटर पे एक बहुत भयावह ट्वीट हुआ था, मैं उसके बारे में इतना डिटेल में अभी बात नहीं करना चाहूंगी, वो तो थोड़ा इट नीड्स अनदर एपिसोड पूरा। पर उस ट्वीट में ऐसा था कि एक नर्स थी, उनने कहा कि जो लोग रिकवर हो रहे हैं उनके बारे जी। में आपको डॉक्टर्स और जो मेडिकल स्टाफ है या अथॉरिटीज है वो कुछ बातें नहीं बता रही है। उस बातों में आई थिंक जो बाकी बातें हैं, बस बताने के लिए कि क्या था कि जो आपकी लंग्स सिस्टम है या आपके लिवर है या आपके बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, वो ऑर्गन बहुत कम उस पर परफॉर्म करने लग जाते हैं वंस यू इवन रिकवर फ्रॉम कोरोना। तो वो तो एक अलग प्रॉब्लम है, बट एक दूसरी बात, ऐसे बहुत लोग हैं जो 10 दिन 15 दिन 30 दिन 60 days they have shown symptoms, they have shown problems that have persisted, जो दिक्कतें थी कोरोना की। तो ये लोग असिम्टोमेटिक कैरियर्स बन सकते हैं अगर इनमें लक्षण नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि स्प्रेड कर दें। तो सरकारें जो 10 दिन में 11 दिन में लोगों को डिस्चार्ज कर रही है, ये बात आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि आपके स्टेट में क्या चल रहा है, ताकि आप अपना ध्यान तो रख ही सकें। और ये हाँ, इसमें इसमें एक और चीज़ है कि अगर हम दुनिया भर का डेटा देखें, हम कोई बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। मतलब ये जो गलतफहमी है दरअसल कि भारत अच्छा कर रहा है तो हमसे सबसे ऊपर रशिया है। एक बार मैं चाहता हूं मैं ये डेटा हमारे दर्शक देख लें। आपकी स्क्रीन पे जो है वर्डोमीटर और इन्फो है और इस पे आपको सामने डेटा दिख रहा है। आप देखिए, भारत चौथे नंबर पे नहीं है केवल। भारत में रशिया जो हमसे ऊपर है कोरोना के मामलों में, जहां 6,20,794 मामले हैं, वहां नए मामले जो हैं वो भी हमसे कम है। 6,800 नए मामले आए हैं। और वहां पर टोटल डेथ्स भी हमसे कम है, वहां पर न्यू डेथ्स भी हमसे कम है। ये स्थिति है हमारी दुनिया में इस समय। और एक आंकड़ा और जो हमको देखना चाहिए कि अमेरिका में, जहां पे सौम्या बहुत दिलचस्प आंकड़ा है, जहां पे 25 लाख से ऊपर कोरोना मरीज हैं एक देश में, हम्म, वहां पर सीरियस या क्रिटिकल जो मरीज हैं वो 15,765 हैं। ब्राजील में जहां 12 लाख के ऊपर मरीज हैं वहां 8,318 सीरियस क्रिटिकल हैं। रूस में 6,20,000 से ऊपर मरीज हैं, वहां पे 2,300 क्रिटिकल मरीज हैं। भारत में 5 लाख से ऊपर मरीज हैं और 8,944 सीरियस क्रिटिकल है। यानी कि क्रिटिकल पेशेंट्स के मामले में हम अमेरिका के बाद हैं केवल। जी, जबकि अमेरिका में हमसे, अगर हम सरकारी आंकड़ों को मान ले, तो 5 गुना कोरोना मामले हैं, बिल्कुल जबकि अमेरिका के सीरियस क्रिटिकल मामले हमारे 2 गुने भी नहीं हैं। बिल्कुल। ये हाँ, हाँ, तो आपके सीरियस केसेस भी ज्यादा है, आपकी रिकवरी भी ज्यादा है, आपका नंबर ऑफ एक्टिव केसेस भी बहुत जल्दी बढ़ रहे हैं, मतलब इससे ये अपने आप में एक ऐसी बात है कि ये हम ऐसे कहें कि आ, हमारा बच्चा जो है वो क्लास टेस्ट में जो है 100 में 100 मार्क्स लेके आ रहा है और बोर्ड एग्जाम से फेल होता जा रहा है कई साल से। बिल्कुल। और मैं इस डेटा को अगर आप देखेंगे, तो अगर मैं अज्यूम करूं कि रशिया इसी रेट से आगे बढ़ता जाता है और हम भी इसी रेट से आगे बढ़ते जाते हैं, जबकि लगभग पॉसिबिलिटी कि हमारे में जी, इजाफा हो बढ़ने का, तो जिस रेट से चल रहे हैं हम अगले 9 से 10 दिन में हम रशिया से ऊपर होंगे। बिल्कुल। इनफैक्ट पॉसिबिलिटी है कि हम उससे पहले भी आगे हो जाएं। पर हाँ, तो ये ध्यान बल्कि हम रखना इसको चाहिए एक कि हम बार इसको नंबर। अगर हम इसको एक बार रशिया का जो कर्व है उससे समझेंगे या ग्राफ से, तो हमको हाँ इजीली जी, समझ में आ जाएगा कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम कहाँ जा रहे हैं वो तो हमको पता ही है।
तो अगर एक्चुअली आप मयंक हमको नहीं पता हम कहाँ जा रहे हैं। आई विल नहीं, हमको डिसएग्री। पता है इसलिए हम ये शो कर रहे हैं। जिनको पता होना चाहिए वो, मुझे लगता है कई बार लगता है कि कोई जानने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। एक तुलसीदास की चौपाई है कि मूंदहु आग कतहु कछुनाही, कि आग बंद कर लो कहीं कुछ नहीं, कोई टेंशन की डरने की बात नहीं है। तो वो ऑस्ट्रिच ऑस्ट्रिच अप्रोच जो होता है, शुतुरमुर्ग वाला रवैया जो होता है। तो आप इस डेटा को देखें तो ये जो ये आप रशिया को, ये रशिया आपके सामने है और डेली न्यू केसेस लगातार नीचे गिरते जा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, एक्टिव केसेस का कर्व जो है वो नीचे जा रहा है। हमारे यहाँ भी एक्टिव केसेस का कर्व नीचे जा रहा है, पर उसमें विज्ञान नहीं है। हमारा जो एक्टिव केसेस का कर्व नीचे जा रहा है सौम्या, वो गुरुत्वाकर्षण के अधीन होके जा रहा है। हमारा प्रोजेक्टाइल जो है वो ग्रेविटेशनल प्रोजेक्टाइल जो होता है गुरुत्वाकर्षण वाला, कि आप गेंद फेंकेंगे तो 45 डिग्री के एंगल में फेंकेंगे तो सबसे दूर जाएगी, और ऐसे एंगल में फेंकेंगे तो उसमें कोई एंगल भी नहीं है, उसमें एक अनइवन ग्रेविटेशनल फोर्स है जिससे वो नीचे खिंचता चला जा रहा है लगातार लगातार लगातार। तो वो बारिश की बूंद का धरती से प्रेम जो है उसकी पर तरह है जी। मैं ये तो बाकी बहुत सारे ग्राफ्स के लिए ट्रू है ना, इकोनॉमी का ग्राफ हो गया या आपकी ह्यूमन इंडेक्स का, प्रेस इंडेक्स का ग्राफ हो गया, फ्रीडम का। आप ये सटायर कर रही है कि सीरियसली बोल रही है? मैं अगर आप गुरुत्वाकर्षण की वजह से हमारे ग्राफ को नीचे करते हुए को सीरियसली बोल रहे थे तो मैं भी ये सीरियसली बोल रही हूँ बिना सटायर करे। सीरियस बोल रही तो फिर ठीक है, क्योंकि मजाक देखिए सरकार को नहीं पसंद है। सरकार तो कोई मजाक करे उसे अच्छा नहीं लगता है, तो गंभीरता से आप बोल सकती हैं उस बात को। मैं मुझे लगता है वो जो सीरियस पेशेंट्स की काउंट है उसमें 5-6 चीजें और ऐड कर देनी चाहिए सरकार को, उनको भी पेशेंट ही मानना चाहिए। मुझे और मुझे ये वो हमेशा लगता है, ये बात तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहूंगा कि ये मांग करनी चाहिए हमको कि जो पेशेंट अस्पताल में भर्ती है उसकी गिनती के साथ ये भी डेटा रिलीज होना चाहिए कि उसके पास रोजगार था कि वो बेरोजगार था, उसका आर्थिक वर्ग क्या है, 5 साल पहले उसका आर्थिक स्तर क्या था, 5 साल बाद उसका आर्थिक स्तर क्या है, और वो यहाँ पे अस्पताल में क्यों आया है, वो घर पे आइसोलेशन में क्यों नहीं गया, वो स्कूल गया है कि नहीं गया है, पढ़ाई कर पाया नहीं कर पाया, उसका धंधा है कि बंद हो गया है, ठीक है, उसके पास उज्ज्वला योजना में सिलेंडर मिला है कि नहीं मिला है, मिला है तो पहले के बाद दूसरा मिला, खरीद पाया नहीं खरीद पाया, है ना। ये सारा डेटा उसका दर्ज होना चाहिए, और उसके घर में शौचालय है कि नहीं है। और एक महंगे। एक बात जो मैं कहना चाहूँगा, हमारे एक साथी जो उनको अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, सरकारी अस्पताल में, ये मैं उनकी तरफ से सरकार तक पहुँचा रहा हूँ। एक हमारे दर्शक ने हमको ये मैसेज किया है कि सरकार ने घर घर में शौचालय पे पूरा कैंपेन चला दिया। प्लीज़ अगर सरकार सरकारी अस्पतालों के शौचालयों को थोड़ा सा साफ रखने की कोशिश कर ले तो कोरोना के मरीज़ जो हैं उनकी भी ज़िंदगी बेहतर होगी, और जो बाकी मरीज़ अस्पताल में आ रहे हैं उनकी भी ज़िंदगी बेहतर होगी। मुझे लगता है कि घर में शौचालय हो जाएगा, पर अस्पताल का शौचालय साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। सौम्य आपको पता होगा, तो जी मैं ये बात तो मेरे पापा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हैं तो ये वाली चीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, और मुझे सिचुएशंस मतलब बचपन से देखी है, तो अभी मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तो बहुत सुरक्षित और प्रिविलेज तरीके से अपने घर के अंदर बैठी हूँ, मुझे नहीं पता बाहर हालात क्या है उस हॉस्पिटल में, पर हाँ ये बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। और तो आज के लिए इतना ही समय। बस जाने से पहले मैं एक बात, जी। कल हम लोग उस स्टेट के बारे में बात करेंगे जहाँ पे ट्वीट्स पर कैपिटा आर ग्रेटर देन टेस्ट पर कैपिटा, तो हम उसके बारे में बहुत जरूरी बात करेंगे। ये हम सबका फेवरेट राज्य है, ये हमारी देश की पॉलिटिक्स के बारे में सब कुछ डिटरमाइन करता है, उत्तर प्रदेश। मयंक तो वहीं से है तो मयंक तो इसके बारे में बहुत पर्सनल ओपिनियन भी ला सकते हैं। इस राज्य की जनसंख्या करीब 22 ऑलमोस्ट 23 करोड़ है। मैं कहूंगी तो 2 दिन में प्रधानमंत्री ने इस पे 9 ट्वीट्स करे इस राज्य के बारे में। आत्मनिर्भर उत्तर लेकिन प्रदेश। आत्मनिर्भर और उत्तर प्रदेश। मेरे लिए इसमें आयरनी ये है कि 6 साल में ये कोरोना का इंतजार कर रहे थे यूपी को आत्मनिर्भर करने के लिए, कि जब कोरोना का संक्रमण आएगा तो हम यूपी को आत्मनिर्भर बनाएंगे, उसके पहले जैसे चल रहा है चलने दो, है ना। यूपी का फुल फॉर्म है ऊट पटांग एक्चुअली। और हालांकि मुझे ये लगने लगा है कि चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, बहुत साल पहले की बात है, और मुलायम सिंह यादव मुखिया थे, और एक कैंपेन चलाया था जिसको जो बॉलीवुड के मोदी जी है वो करते थे, मतलब अमिताभ बच्चन करते थे। तो वो उस कैंपेन में जो है वो कहते थे कि उत्तर प्रदेश जो है वो है उत्तम प्रदेश। और
तो मुलायम सिंह मैं जब बोलते तो हम लोग उसको उसमें मिमिक करते थे, उत्तम पाइज करके। तो वो उत्तर प्रदेश बनेगा, उत्तम प्रदेश। तो उसके बाद हुआ ये, मुझे लगा कि सरकार ने बता दिया कि उत्तम प्रदेश है, ये लोगों ने भी मान लिया कि उत्तर प्रदेश अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो आज दिन मैं भर तो जी एक बात बताइए, जी जो हमारे बॉलीवुड के मोदी जी हैं, मतलब आप उनकी सिर्फ दाढ़ी के कलर और उस सब पे ही रेफर कर रहे थे ना, और कोई वजह तो नहीं आपको लगती सिमिलैरिटी की अमिताभ बच्चन और मोदी जी में? नहीं नहीं, खैर ठीक वो है, तो अपने कोई घर पे बात रहते हैं। नहीं। तो ये जो हमारे बॉलीवुड के मोदी जी हैं, मैं अमिताभ बच्चन, ये जिस स्टेट के बारे में ऐड करते हैं, मुझे उन दोनों स्टेट्स के बारे में थोड़ा डर लगने लगा है। तो अगली बार वो जैसे किसी स्टेट के बारे में ऐड करे तो सब लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में वहाँ के मॉडल के बारे में बहुत बड़ाई की जाएगी, पर वो मॉडल कितना सक्सेसफुल होगा वो तो आपने गुजरात मॉडल और आगरा मॉडल के बाद जान ही लिया होगा। आपने जो अभी बात बोली है सतर्क, दरअसल क्या है कि ये बहुत दिलचस्प बात है। इस शब्द को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया सावधानी के तौर पे, मतलब चौकन्ने होने के तौर पे। पर हिंदी में इस शब्द का दरअसल अर्थ जो होता है वो ये होता है, इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं विद मोर कॉशन, विद कॉशियसली, कॉशियसली। सतर्क मतलब तर्क के साथ, सतर्क, है ना। तो जी। ये शब्द अब इस देश में धीरे धीरे अप्रासंगिक हो चला है। तर्क के साथ कितने लोग हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, हम तर्क लाने की कोशिश करते रहेंगे, हम तर्क देते रहेंगे, आप सुने या ना सुने। एक कविता है दिनकर की, उसमें वो कहते हैं कि धरती के भाग हरे होंगे, भारती अमृत बरसाएगी, दिन की कराल दाहकता पर चांदनी सुशीतल छाएगी, जलदों से लदा गगन होगा, फूलों से भरा भुवन होगा, ज्वालामुखियों के कंठों में कलकंठी का आसन होगा, बेजान यंत्र विरचित गूंगी मूर्तियां एक दिन बोलेंगी, मुंह खोल खोल सबके भीतर, शिल्पी तू जीप बिठाता चल, लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। तो हम अपना काम करते रहेंगे, आपको साथ तर्क होना है तो आप होंगे, आप हो या ना हो, हम बताते रहेंगे कि तर्क और विज्ञान और आंकड़े कितने ज़रूरी हैं आपके लिए। और कल है रविवार, कल सुबह हम कुछ विशेष लेकर आने वाले हैं, एक संगीतमय प्रस्तुति की हम कोशिश कर रहे हैं आपके लिए ला पाएँ। उसके बाद ये भी संभव है कि कल शाम तक हम संवाद का एक सेशन लेकर आए। और परसों दोपहर में देखना ना भूलें प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी के साथ रेनेसा। और कल सुबह 9 बजे मैं और सौम्या आधी नींद और आधे होश में फिर आपसे मिलेंगे। सौम्या, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू मैंग।